ओम। समास। आज हम कक्षा 9वीं में जो विषय है समास, उसके विषय में जानेंगे। समास कहते किसे हैं, समास के कितने भेद हैं, इसको आसान से आसान तरीके से किस प्रकार हम जल्दी और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर आप सबका ध्यान आज कक्षा में रहा तो आपको फिर दोबारा समास सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही छोटे और आसान तरीके से हम समास सीखेंगे। सबसे पहले समास कहते किसे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखें, और वो भी बिना अर्थ परिवर्तन के। उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द छोटा भी हो जाएगा और उसके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे कि राजा का महल, तो राजा का महल राजमहल, तो राजमहल छोटा शब्द हुआ, लेकिन राजा का महल बड़ा है, तो छोटा भी कर दिया, दोनों का अर्थ सेम है, बराबर है। तो इसमें हमें याद करने के लिए मुख्य बिंदुओं को ध्यान देना है। ये आपको ध्यान रखना, इसी से सारा समास समझ में आएगा। ये जो पद हैं, अब समझने के लिए आप पहला पद कह सकते हैं, दूसरा पद कह सकते हैं। व्याकरणिक भाषा में इसे पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पहला पद या दूसरा पद भी कहेंगे तो बात वही है, ठीक है। अब समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। अब हम कई बार कक्षा में या परीक्षा में आप प्रश्न देते हैं, कोई प्रश्न आ जाता है, उसका उत्तर देने के लिए कई बार कहते हैं कि भाई प्रश्न में ही उत्तर है। किसमें? प्रश्न में ही उत्तर है। तो हम समास से ही पूछते हैं। पहला समास हमारा अव्ययी भाव, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहला पद अव्यय हो। जिसमें पहला पद अव्यय होगा वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें पहला पद अव्यय होगा। अब अव्यय किसे कहेंगे? अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को, जो परिवर्तित नहीं होते। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक, ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि लिंग वचन कारक विभक्ति आदि के आधार पर जो बदल जाते हैं वो विकारी शब्द हैं, और अविकारी जो नहीं बदलते हैं अव्यय शब्द यथा तथा, और ये उपसर्ग आपके प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये अगर पहले पद पे होंगे, पहले होंगे, तो वहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास। वहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो पहला पद अव्यय होना चाहिए। तो पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो। इसमें पहला पद प्रधान भी है और अव्यय भी होना चाहिए। पहले पद की बात है यहाँ। जैसे आप कह सकते हैं, कुछ बच्चों ने यहाँ चश्मा लगा रखा है, मैंने भी लगाया है, तो इसको कहते हैं उपनेत्र। चश्मे को क्या कहते हैं? उपनेत्र। तो इसमें पहला पद क्या है? उप। उप क्या है? अव्यय है। उप क्या है? अव्यय है। तो इसलिए आगे हमने सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, अव्ययी भाव समास। आगे बात सुने। तो इसमें पहला ही पद उप है। दूसरा कहते हैं यथाशक्ति। यथा शक्ति
शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पहला ही पद क्या, यथा। अब यथा कहीं बदल सकता है, यथो यथी तो नहीं हो सकता, यही होगा ना, यथा लड़का तथा लड़की। ये तो नहीं होगा ना, यथा लड़का तथी लड़की, नहीं होगा, क्योंकि अव्यय कभी बदलता नहीं है। तो यथा यथा ही रहेगा, तथा तथा ही रहेगा। तो इसलिए यदि पहला पद अव्यय है तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। आमरण, मरने तक, तो पहला पद आ, उपसर्ग अव्यय है, बदल नहीं सकता, ठीक है। आ समुद्रात, समुद्र पर्यंत, तो पहला पद आ है, अव्यय है। तो जहाँ पहला पद अव्यय होगा वहीं अव्यय भाव समास होगा। अब हम दूसरा समास देखते हैं, क्या है ये, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है, कहता है तत्पुरुष, वो पुरुष, अर्थात दूसरा कोई, तत् दूसरे की तरफ की इशारा कर रहा है ना, तत्पुरुष, वह पुरुष, वह अर्थात दूसरा कोई व्यक्ति है। अर्थात यहाँ दूसरा पद प्रधान होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। आ गया समझ में। फिर आता है, हाँ इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे समासी उदाहरण दे रहा है, तत्पुरुष अर्थात उसका पुरुष। उसके तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु किस पर रखा है, पुरुष, ठीक है। आगे जैसे आपने उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, राजा का महल, राजमहल, तो यहाँ महल इम्पोर्टेंट, दूसरे पद पर ध्यान है, ठीक है, क्योंकि राजा के पास तो बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ महल पद पर जोर दिया गया है, तो दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई घर, तो घर मुख्य है, घर ही नहीं होगा तो रसोई कहाँ पे होगी, तो दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास समझ में आ गया, अव्यय भाव समझ में आ गया, दोनों समास समझ में आ गए। इनमें कुछ पूछना किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला समास है द्वंद्व समास। ये क्या कहता है, ये कहता है द्वय, द्वय थे दो, फिर कहता है न द्वय, नहीं द्वय, फिर दोनों, कहता है दोनों में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी कम नहीं है, अर्थात दोनों ही पद प्रधान होंगे, या द्वय न द्वय, अर्थात दोनों ही प्रधान होंगे, पहला पद भी प्रधान होगा, दूसरा पद भी प्रधान होगा। आगे बात सुनिए, तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, वो कैसे, माता पिता। अच्छा ये बताइए, बच्चे के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, माता या पिता, तो इसीलिए तो कौन सा समास हुआ, आ गया समझ में। तो ऐसे ही पाप पुण्य, अमीर गरीब, ठीक है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, तो इनमें हम और शब्द यूज करते हैं, और योजक शब्द को जोड़ देते हैं कि अमीर और गरीब, माता और पिता, धन और दौलत, ठीक है, दाल और रोटी, पाप और पुण्य, जय और पराजय। आ रहा है समझ में, तीनों समझ में आ गए, किसी में कोई कमी रही। अगला देखते हैं, अगला भी इससे पूछ लेते हैं, अभी बताओ। ये कहता है द्विगु, द्वि दो गु गाय, दो गाय, अर्थात दो गायों का समूह, अर्थात गाय से पहले कितनी लगी है, दो, दो क्या है, दो है क्या, दो को हम कहते क्या हैं, नंबर, नंबर को और हिंदी में क्या कहेंगे, संख्या, संख्या या अंक। तो जहाँ पहला पद संख्या हो या कोई अंक, किसी संख्या को दर्शाता हो, जिस समास में पहला पद संख्या हो वहाँ कौन सा समास होगा, द्विगु समास। समझ में आ गया, जहाँ पहला पद संख्या होगा वहाँ द्विगु समास होगा। आगे बात समझ में, तो ये पहला पद संख्यावाची होना चाहिए भाई इसमें।
इसका उदाहरण आप दे सकते हैं चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है। पंचवटी, बिल्कुल सही, 5 वटों का समूह, ठीक है। बच्चे ने बड़ा अच्छा बताया, पंचवटी, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह, ठीक है। ऐसे अर्थात जिसमें पहला पद संख्या होगा वो क्या होगा? द्विगु समास। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कुछ पूछना? ठीक है। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इससे भी पूछते हैं, बता भाई, आप बताओ। ये कहता है बहु, बहु अर्थात बहुत सारे, व्रीहि अर्थात धान, बहुत सारे हैं धान। अब यहाँ न तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, न धान महत्वपूर्ण है, अपितु बहुत सारे दान जिसके पास हैं, अर्थात तीसरा व्यक्ति, अर्थात अन्य पद प्रधान हुआ। आया ना बात? अभी ये तो हमारा छूटी गया था, हाँ, ये अन्य तो छूटी गया था ना, अन्य पद। तो ये कहता है कि न बहु प्रधान है न व्रीहि प्रधान है, अपितु जिसके पास बहु और व्रीहि है वो कौन? व्रीहि, धान कौन उगाता है? किसान। तो किसान महत्वपूर्ण है, अर्थात तीसरा पद अन्य पद प्रधान है। बहुव्रीहि, बहुत से हैं धान जिसके। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कौन? न हाथ इम्पोर्टेंट है, चक्र इम्पोर्टेंट है, अपितु जिसके पास चक्र है वो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, हाँ, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं उदाहरण। तो ये क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अन्य पद प्रधान। फिर आ गया कर्मधार्य, कर्म धारण करने वाला, ठीक है। कर्म अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। इसमें एक पद विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एक पद है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाता है। जैसे आप कहेंगे नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला। तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो नील कमल, नीला है जो कमल। समास विग्रह कैसे करेंगे? नीला है जो कमल। तो आ गया समझ में? पीतांबर, पीला है जो अंबर, अर्थात वस्त्र कैसा है? पीला। अंबर यहाँ वस्त्र को कहा गया है। ये समास समझ में आया आपको? अब समस्त पद और समास विग्रह को भी देख लेंगे। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? जो समास हुआ शब्द है, जैसे राजमहल, और उसका विग्रह क्या होगा? राजा का महल, वो समास विग्रह कहलाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? बैठिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही पद में 2 समास हमें नजर आते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा समास होगा इसमें, ठीक है। जैसे पीतांबर को देखा हमने, अब इसमें बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय भी है। तो इसका सीधा सा है कि आपने समास विग्रह क्या किया है। यदि आपने समास विग्रह किया है पीला है जो अंबर, तो होगा कर्मधारय, अर्थात विशेषण और विशेष्य बताया है तो। और यदि हमने इसका विग्रह किया है पीला है अंबर जिसका, तो किसका है पीला अंबर? श्री कृष्ण जी का, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आ गया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? तो ऐसे कुछ समास होंगे, इनके प्रत्येक के आपने
समास के कम से कम 10-10 उदाहरण आप लिख लेंगे, जिससे आपका समास पक्का हो जाएगा और परिभाषा के साथ समझ के करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने टीपने हैं, उसमें कारण पता करेंगे कि इसमें समास क्यों है, वो मैंने आप सबको बता दिया है। ठीक है, आशा है सभी को समास समझ में आए होंगे। इति ओम। ओम।